नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं करियर मेंटोर्स पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर में सुरक्षित और बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जल्द ही आपके सामने फिजिक्स की एक दूसरी सीरीज़ लेकर के आऊँगा, तो उस सीरीज़ लेकर के आज मैं आपके सामने उपलब्ध हूँ। इस सीरीज़ में अगेन फिर से हमारा 1 से लेकर के 15 तक के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को मैंने अलग अलग कई सारे एग्ज़ाम से उठाए हैं, जिनमें हमारा एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, सीएपीएफ, एसएससी, सीएचएसएल सभी एग्ज़ाम के हैं। और इन सभी एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों के बार बार रिपीट होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो मैं आप लोगों को इस तरीके से इन क्वेश्चनों को समझाऊंगा ताकि आगे कभी भी इन क्वेश्चनों से आपकी यदि मुलाकात हो तो आप कभी भी इन क्वेश्चनों को 1 और 2 सेकंड से सॉल्व करने में ज़्यादा समय ना लगाएं। और आगे भविष्य में इन क्वेश्चनों की मुलाकात आपकी होनी ही होनी है यदि आप किसी भी जनरल कंपटीशन को देने जाओ तो चलिए हम एक एक करके इन क्वेश्चनों को ब्रीफली से एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन 1, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस देयर इज रेसिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। निम्न में से वो कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर तापमान बढ़ाने से उसका प्रतिरोध कम होता है। तो हमें पहली एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारे पास एक मेटल इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल की बात तो यहाँ हो नहीं सकती। बट एक और हमारे आते हैं मेटलॉइड, और उन मेटलॉइड को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पास होता है। तो यह हम बात करेंगे या तो मेटल की, या हम बात करेंगे मेटलॉइड की या सेमीकंडक्टर की। तो यदि हम मेटल की बात करें तो हमें पता है कि जितने भी मेटल हैं उन मेटल के अंदर यदि हमने तापमान को ज़्यादा कर दिया, मेटल के अंदर यदि हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से उनके अंदर रेसिस्टेंस भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और रेसिस्टेंस के बढ़ने से उसका इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है कम। तो रेसिस्टेंस में तापमान बढ़ाने से उनका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। इसका मतलब इनमें से वो आंसर नहीं हो सकता जो हमारा मेटल है। तो यदि हम बात करें ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, इनकी यदि हम एक एक करके बात करें तो इसके अंदर चलिए अब हम देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ द प्योर सिलिकन इज़ द मेटल। तो हमारे हिसाब से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्योर सिलिकन। बट यदि हम नेक्स्ट बी सी डी को भी यहाँ देखते हैं, ऑप्शन बी कॉपर इज अ मेटल। ऑप्शन सी नाइक्रम क्या होता है? निक्रोम इज द एलॉय या मिश्र धातु। एलॉयज होते हैं क्या? एलॉयज इज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल एंड नॉन मेटल। 2 या 2 से अधिक धातु तथा अधातु के मिश्रण को हम कहते हैं एलॉय, मिश्र धातु। ये 2 धातुओं का मिक्सचर है, जिसमें पहला है हमारा निकिल और दूसरा है हमारा क्रोमियम। इस निकिल और क्रोमियम को मिला करके हमने बना दिया एक एलॉय, जिसे हम बोल देते हैं नाइक्रोम। और इस नाइक्रम का रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि बहुत ही कम समय में ये बहुत ही हीट हो जाता है। और यदि ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाए तो हीट एक टाइप की एनर्जी है, और इस एनर्जी का हम यूज़ कर लेते हैं कहाँ पर? सबसे पहले हीटर में। जो हीटर की वायर होती है, कॉयल होती है, वो कॉयल हमारा होता है नाइक्रम का। या हमारे घरों में जो कपड़े प्रेस करने वाले जो आयरन होते हैं, उस आयरन के अंदर भी जो कॉयल लगी होती है वो कॉयल नाइक्रोम की लगी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन डी हमारा लास्ट है प्लेटिनम इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लेटिनम इज ऑल्सो कॉल्ड वाइट गोल्ड। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना के रूप में कहा जाता है। तो यदि हम इन ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो नहीं सकता, क्योंकि ये तीनों के तीनों मेटल हैं और हमें बात यहाँ मेटल की करनी ही नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द स्पीड ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड बिकम 50 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। द एक्सीलरेशन ऑफ द कार इज।
यदि कोई कार 20 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट होकर 50 किलोमीटर पर आवर की गति तक आने में 10 सेकंड का समय लगाता है तो बताओ उसका त्वरण कितना होगा। तो त्वरण यानी एक्सीलेशन का फार्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में t। v बोले तो फाइनल वेलोसिटी, u बोले तो इनिशियल वेलोसिटी, t इज़ द टाइम टेकन। तो यहाँ पर हम एक ही करके इनको ब्रीफली समझते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारा 20, बट ये 20 किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, जिसके लिए 5/18 से करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है v की बात करें तो v है हमारा यहाँ पर 50 को भी नेक्स्ट 5/18 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यदि हम बात करें तो 20 पंजे हो जाता है 100, यानी ये हो जाएगा 100/18 u, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 250/18। तो नेक्स्ट में हम यहाँ यूज़ करते हैं v। नेक्स्ट टर्म में हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं a = v माइनस यू अपॉन टी। v है हमारा 250/18 और u है हमारा 100/18, और ओवल इन सभी के नीचे आने वाला है 10। 250 से 100 को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 150, और इसके डिनोमिनेटर में 18 इंटू में 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये आ गया 15/18। 15 को जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 0.83। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 0.38 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। If the number of rotation of earth is increased, then the weight of the object on its surface। यदि पृथ्वी अपने घूर्णन की दर को बढ़ा दें तो सरफेस के ऊपर, पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु के भार में कैसा बदलाव आएगा। विल बी इंक्रीज बढ़ जाएगा, विल बी डिक्रीज घट जाएगा, नो चेंज कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नथिंग कैन बी सेड ऑन दिस बेसिस। इस क्वेश्चन के बिहार पर हम कुछ नहीं कह सकते। तो यदि हम ध्यान देखें तो किसी भी बॉडी का सरफेस के ऊपर वेट के बढ़ने और घटने का कारण केवल और केवल ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी यदि चेंज हो जाएगी तो बॉडी का वेट भी श्योरली चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पर ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, G' = G माइनस ओमेगा, बात करें RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओवरऑल हमें यहाँ बात करनी है केवल ओमेगा की। इस ओमेगा को यदि हमने बढ़ा दिया तो ये जो जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 होती है, उनमें से कुछ ना कुछ हमें कम कर दिया। ओमेगा जितना ज़्यादा होगा ओवरऑल जी की वैल्यू उतनी कम होगी, और जी की वैल्यू जितनी कम होगी बॉडी का वेट भी उतना कम होगा। देन द करेक्ट आंसर इज विल बी डिक्रीज। द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस will be decrease when the rotation of the earth is increase। यदि पृथ्वी अपने घूर्णन की दर को बढ़ा दे तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रेड इज यूज एन एज इमरजेंसी और डेंजर सिग्नल एज। लाल रंग को आपातकालीन स्थानों पर क्यों प्रयोग किया जाता है। इट इज ए स्ट्राइकिंग कलर, इसके स्ट्राइकिंग कलर होने के कारण, इट इज़ वेवलेंथ इज लॉन्गेस्ट, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण, इट इज़ स्कैटर, इसके फैलने के कारण, इट हैज़ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी, इसकी ऊर्जा अधिक होने के कारण। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट्स वेवलेंथ इज लॉन्गेस्ट, इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है, स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ⁴। ये फार्मूला हमें ये बताता है कि जिसकी वेवलेंथ होगी जितनी ज़्यादा उसकी स्केटिंग पावर होगी उतनी कम, जिसकी वेवलेंथ जितनी कम उसकी स्केटिंग पावर उतनी ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ होती है सबसे हाईएस्ट, इसका मतलब उसकी स्केटिंग पावर होगी सबसे कम, और जिसकी स्केटिंग पावर होगी सबसे कम उस कलर का डिस्टेंस ट्रेवल होता है सबसे ज़्यादा, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक वो कलर इजीली विजिबल हो जाता है। इसलिए डेंजरस स्थानों पर हम इस रेड कलर का ही यूज़ करते हैं। देन हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट्स वेवलेंथ इज लॉन्गेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। किसी माध्यम के अंदर तापमान के बढ़ाने से उसमें प्रकाश की गति पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इंक्रीज बढ़ जाएगा, डिक्रीज घट जाएगा, रिमेन्स अनअल्टर्ड कोई चेंज नहीं आएगा, या सडनली ड्रॉप हो जाएगा। तो हम देखते हैं, हमें इतना पता है कि किसी भी मीडियम के अंदर यदि हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो उस मीडियम की डेंसिटी ऑटोमेटिक हो जानी है कम। बट यदि किसी मीडियम की डेंसिटी हो जाए कम तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड हो जानी है ज़्यादा। तो मीडियम के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाने से डेंसिटी होगी कम, डेंसिटी कम होगी तो उसके अंदर लाइट की स्पीड हो जानी है ज़्यादा। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंक्रीज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर टंगस्टन का प्रयोग निम्न में से किसके कारण किया जाता है? ऑप्शन ए, गुड कंडक्टर के कारण, अच्छा चालक के कारण, इट्स इकोनॉमिकल होने के कारण, मेलेबल पिघल जाने के कारण, या इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होने के कारण। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हमें इतना पता है कि किसी भी बल्ब के अंदर जो टंगस्टन लगा होता है उस टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होना चाहिए, तभी जा कर के वो बल्ब हमारा लंबे समय तक रहेगा। यदि उसका मेल्टिंग पॉइंट हमने बहुत लो रख दिया तो इजीली से उसका वायर पिघल जाएगा और वो बल्ब बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। इस टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द मटेरियल यूज इन फैब्रिकेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज। ट्रांजिस्टर के फैब्रिकेशन में निम्न में से किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है? आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके आसपास में जितने भी ट्रांजिस्टर होते हैं उन सभी ट्रांजिस्टर के अंदर 99.99% सेमी कंडक्टर का यूज़ किया जाता है। और यहाँ कौन सा सेमी कंडक्टर है वो हम देख लेते हैं। एल्यूमिनियम इज़ द मेटल, copper is the metal, silver is the metal, but silicon is a semiconductor. Then all the transistor is used as a fabrication of semiconductor. Then the correct answer is silicon. Question number 8, sound travel in a form of। ध्वनि किस अवस्था में या किस रूप में ट्रेवल करता है? तो आपको पता है ट्रांसवर्स वेव्स अनुप्रस्थ तरंगें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अनुदैर्घ्य तरंगें, स्टेशनरी वेव्स रुकी हुई तरंगें, या नन ऑफ अबव कोई सा भी नहीं। देन द करेक्ट आंसर इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अनुदैर्घ्य तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मोमेंटम ऑफ अ टॉय बस of 0.01 kilogram moving with a velocity of 5 meter per second. Then the formula of momentum is equal to mass into में velocity। मास हमारे पास गिवन है 0.01 और यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी गिवन है 5। यदि मल्टीप्लाई करें तो 0.05 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question number 10, the rate of change of momentum of an object is proportional to mass of the body, velocity of the body, net force applied on the body, none of these। Actually में this question is taken from the second law of motion। ये question क्या करता है देखना, the rate of change in momentum is directly proportional to unbalanced force or net force applied on the body। This is called second law of motion। ये न्यूटन का दूसरे गति का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, if two balls of same masses are dropped on sand the depth of penetration is same if। यदि दो एक बराबर द्रव्यमान की गेंद को किसी रेत में एक बराबर ऊंचाई से गिराया जाए तो दोनों में से किसकी पेनिट्रेशन पावर, देन द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन पावर इज सेम। तो किस कंडीशन में दोनों की पेनिट्रेशन पावर सेम रहेगी? ऑप्शन ए, हैवियर बॉल इज ड्रॉप्ड फास्टर देन लाइटर। यदि
भारी गेंद को तेजी से गिराया जाए हल्के की तुलना में, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी फास्टर बॉल इज ड्रॉप फास्टर देन हैवियर बॉल। यदि भारी गेंद को हल्की गेंद की तुलना में अधिक गति से गिराया जाए, अगेन दिस इज रॉन्ग। द प्रोडक्ट ऑफ एम इज सेम, एम वी इज द सेम बोथ साइड, दिस इज द करेक्ट। द मोमेंटम ऑफ द बोथ बॉल इज सेम, देन द पेनिट्रेशन पावर इज सेम, देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। द प्रोडक्ट ऑफ mass into my velocity is same for both bodies. Next question number 12. A force of 15 Newton moves. A force of 15 Newtons moves. A force of 15 Newton moves a body. यदि कोई गाड़ी 50 न्यूटन के बल से चल रही है, ये कोई एक व्हीकल है जो 50 न्यूटन के बल से आगे की ओर चल रही है, और यदि ये 50 न्यूटन के बल से आगे की ओर चल रही है तो आपको पता है इसके ऊपर यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो आपको पता है यदि ये कोई बॉडी 50 न्यूटन के बल से आगे भाग रही है तो पीछे से जो लगने वाला बल होगा, पीछे से जो लगने वाला जो बल पीछे से अपने आप लग रहा होगा इस बॉडी के ऊपर, वो 50 से ज़रूर कम लग रहा होगा। यदि 50 के बराबर भी लगता तो बॉडी ये मूव ही नहीं करती, मोशन ही नहीं करती, और 50 से यदि हम ज़्यादा लगा दें तो ये बॉडी रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी। देन द करेक्ट आंसर इज फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इज लेस देन द 15 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी के पर 50 न्यूटन से कम ही होना चाहिए, तभी ये बॉडी 50 न्यूटन के बल से गति करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. While riding the bicycle, if we stop pedaling, why does the bicycle begin to slow down? यदि कोई बाइसिकल आगे की ओर चल रही है और अचानक से हम उसका पेंडल मारना बंद कर दें तो गाड़ी धीरे धीरे रुक क्यों जाती है? ऑप्शन ए, द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल उसे अपनी तरफ खींचता है। इट इज़ नॉट एक्सीलेटेड, यह एक्सीलेशन नहीं हो रहा है। नो बैलेंस, अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, इसके ऊपर कोई असंतुलित बल नहीं लग रहा। या फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन इट। तो हम कह सकते हैं कि जैसे किसी भी बॉडी के अंदर हम पेंडलिंग करते हैं तो आगे की ओर भागता है, लेकिन एक फोर्स उसे पीछे की ओर लगातार खींच रहा होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। बट जैसे जैसे हम पेंडलिंग मारना बंद कर देते हैं तो आगे धीरे धीरे स्लो होता जाता है। स्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि पीछे से लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है ज़्यादा और उसके अंदर जो हम फोर्स एक्स्ट्रा लगा रहे हैं वो कम लगा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो जाता है। देन द करेक्ट आंसर इज फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन इट, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल लगना अधिक चालू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. हु गेव द फर्स्ट एविडेंस ऑफ बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग का सिद्धांत का सबसे पहला प्रूफ किसने दिया था? देन द करेक्ट आंसर इज एडविन हबल। एडविन हबल इज ए यूएसए अमेरिकन साइंटिस्ट, ये एक अमेरिका के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सबसे पहले प्रथम बताया था। आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था। इसके अलावा चंद्रशेखर ने भी बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था, बट इन्होंने बहुत ही बाद में बताया था। स्टीफन हॉकिंस हमारे न्यू साइंटिस्ट तो जो भी कुछ साल पहले ही डेथ हुए, मर गए हैं, कुछ साल पहले मर गए। इनकी थ्योरी जस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन से बिल्कुल अपोजिट थ्योरी थी। देन द करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, एडविन हबल। हबल के नाम से स्पेस में टेलीस्कोप भी है जिसकी मैग्नीफाइंग पावर काफ़ी हाई रेंज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 की तरफ। 19 क्वेश्चन कहता है हमें बार इज ए यूनिट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से बार किसकी इकाई है? तो एक एक की इकाई हम देखते चलते हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकेंड, या फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। एक ही बचा हमारे पास प्रेशर की यूनिट होती है बार। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रेशर। थैंक यू बच्चों।
नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आई होप दिस वीडियो इज़ वंडरफुल फॉर यू।